अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट। तो बेसिकली वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट और दूसरी होती है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट या फिर उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो इन दोनों को स्टडी करेंगे, लेकिन आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के ऊपर रहेगा। यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है इसको हम समझेंगे, और दूसरा इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ये भी हैं। लेकिन इनको एक अलग वीडियो में, आने वाली वीडियो में मैं समझाऊंगा। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम ये कवर करेंगे कि स्केलर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, इसका क्या मतलब है। ओके। एक और चीज़ ध्यान में रख लें कि बहुत सी ऐसी बातें अब हम पढ़ा करेंगे, क्योंकि अब आप इंटर में है तो ज़्यादा डीप जाया जाएगा हर टॉपिक के अंदर। तो कुछ बातें होती हैं जो बुक में नहीं लिखी होती, वो हम आपको बता देते हैं या लिख देते हैं, तो आप उन बातों को नोट डाउन कर लिया करें। और जिस तरीके से या जिस तरीके से हम हाइडिंग्स बना रहे होते हैं, आप भी कोशिश किया करें उन्हीं हाइडिंग्स को फॉलो करते हुए अपने टॉपिक को लिखा करें। ठीक है। तो आपको इस चैनल पर फिजिक्स के साथ साथ इंशाल्लाह मैथ की भी वीडियोस मिलेंगी जो कि काफ़ी ज़्यादा अपलोड हो चुकी हैं, तो आप उनको भी ज़रूर ज़रूर विजिट करें। अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कि टू वेक्टर की प्रोडक्ट का क्या मतलब है। प्रोडक्ट वैसे कहते हैं मल्टीप्लाई करना। तो समटाइम्स क्या होता है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि वेक्टर्स को हम जमा कर सकते हैं। ये आपने 9th क्लास में टॉपिक पढ़ा था हेड टू टेल रूल की मदद से ना। एक वेक्टर है, इसके अंदर दूसरा वेक्टर जमा करेंगे तो इस तरीके से उसका क्या आ जाता है, हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। ये चीज़ हमने की हुई है। इसी तरीके से आज हम देखेंगे कि वेक्टर्स को क्या मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। तो जवाब है हाँ जी, किया जा सकता है। जैसे कि आपने एक ये पढ़ा हुआ फॉर्मूला कि जब हम फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस के साथ, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों वेक्टर है ना। देखिए दोनों वेक्टर हैं और इसको मल्टीप्लाई करने के नतीजे में एक नई क्वांटिटी आती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं वर्क। ठीक है। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, मेरे पास वर्क आ गया। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी वेक्टर्स होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करवा के एक नई क्वांटिटी आ जाती है हमारे पास। ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर बात की जाए, अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं फोर्स को किसी रेडियस के साथ, मूवमेंट आर्म कह लें या रेडियस कह लें, उसके साथ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूं तो मेरे पास एक नई क्वांटिटी आती है जिसे हम कहते हैं टॉर्क। ठीक है। अब इन दोनों में फर्क है। वर्क कब होता था, जब मेरे पास कोई बॉक्स है, लेट्स सपोज मैंने आगे की तरफ फोर्स लगाई, इसने डिस्टेंस भी सेम डायरेक्शन में कवर किया, तो मैंने क्या कह दिया जी, एक वर्क हुआ। अब टॉर्क में क्या होता है कि लेट्स सपोज जी आपके पास ये कोई दरवाजा है, डोर है, आपने इस डोर के एक तरफ लगाई है फोर्स एफ, और यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है। अब इस फोर्स की वजह से दरवाजा रोटेट करेगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए दो क्वांटिटीज यूज हो रही हैं, फोर्स और रेडियस। रेडियस से बेहतर है कि आप इसे मूवमेंट आर्म कह ले। तो इस केस में भी दो क्वांटिटीज है, फोर्स और मूवमेंट आर्म, और इसमें है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। लेकिन दोनों के नतीजे में हमें जो नई क्वांटिटी मिल रही है ना, वो एक नई अलग ही है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमें मिलता है वर्क, और इनकी मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमें क्या मिलता है, टॉर्क। और दोनों में और भी बहुत फर्क है। वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और बात की जाए टॉर्क की तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ऊपर एरो डालते हैं हम। तो इस तरह की जो मल्टीप्लिकेशन होती है ना, समटाइम्स मल्टीप्लाई करवा के जब कोई स्केलर वैल्यू आती है हमारे पास, उस तरह की मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं ये स्केलर प्रोडक्ट है। और जब इस तरह की होती है, जब मल्टीप्लाई करवा के कोई वेक्टर क्वांटिटी आ जाए हमारे पास, तो उस तरह की जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसे हम कहते हैं, ये इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का भी थोड़ा सा हमने डिफरेंस रखा हुआ है कि इनके बीच में डॉट डाल दिया जाता है और इसके बीच में क्रॉस का निशान डाल दिया जाता है। ठीक है। क्रॉस का मतलब क्या होगा कि ये इनको मल्टीप्लाई करवा के कोई वेक्टर क्वांटिटी आएगी, और डॉट का मतलब होगा कि इनको मल्टीप्लाई करवा के कोई स्केलर क्वांटिटी आएगी हमारे पास। ओके। तो इसी बेस पे हमने क्या किया हुआ है कि वेक्टर की जो मल्टीप्लिकेशन है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक को हमने कहा हुआ वेक्टर प्रोडक्ट और दूसरी को स्केलर प्रोडक्ट। अब इन्हीं बातों को मैं लिखने लगा हूं, तो इसको थोड़ा रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। तो सबसे पहली बात हमने लिखा हुआ है
कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, के वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाने के हमारे पास दो तरीके हैं। अब वो दो कौन कौन से हैं? पहले तरीके का नाम है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरे का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये दो हमारे पास इसकी टाइप्स हैं इनको मल्टीप्लाई करवाने के। ये दोनों टाइप्स मैंने आपको बताया कि कैसे बनी, कि अगर मल्टीप्लाई करवा के, जैसे कि वर्क था, वर्क को सॉरी ये मेरे पास था फोर्स, फोर्स को मैंने मल्टीप्लाई करवाया डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो मेरे पास कौन सी क्वांटिटी आई? स्केलर क्वांटिटी आई। और जब मैंने फोर्स को मल्टीप्लाई करवाया मोमेंट आर्म के साथ, तो मेरे पास क्या आ गया? टॉर्क आ गया। तो है दोनों मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन फर्क क्या आ रहा है कि जो हासिल हो रहा है वो क्या है? यहाँ पे वर्क आ रहा था जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को हमने क्या कह दिया? स्केलर प्रोडक्ट। और इसकी मल्टीप्लाई के आंसर में हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आई, तो इसलिए इस तरह की जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसे हम क्या कह देते हैं? ये वेक्टर प्रोडक्ट है। ओके, अब इसको मजीद भी देखेंगे कि इस तरह मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या होता है, इसका क्या मतलब है, इन सारी बातों को आगे कवर करना है। तो सबसे पहले आज की वीडियो में जो हमने चीज पढ़नी है वो स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़नी है कि ये क्या चीज है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट, यहाँ पे इसका दूसरा नाम क्या है? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि बीच में हम क्या डालते हैं? डॉट डालते हैं, तो ये इसका नाम है। अब इसको समझते हैं कि ये क्या चीज क्या है। तो इसके ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूँ कि अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा के कोई स्केलर क्वांटिटी आ रही है हमारे पास, तो उस तरह की जो प्रोडक्ट होते हैं उससे हम क्या कहते हैं? स्केलर या फिर डॉट। जैसे कि अभी मैंने मिसाल में लिखा था ना, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, तो क्या आ गया? वर्क आ गया। ये दोनों वेक्टर हैं लेकिन ये क्या है? स्केलर है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसी बात को डेफिनेशन बना के लिख लेते हैं कि अगर इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाने के बाद रिजल्ट इन अ स्केलर क्वांटिटी, तो उसके रिजल्ट में क्या आ जाए? आपके पास कोई स्केलर क्वांटिटी आ जाए, देन इट इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट। तो इस तरह की जो प्रोडक्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, चलें जी, यहाँ तक डेफिनेशन क्लियर होगी हमारी। अब दो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट को किस तरीके से लिखा जाता है अब वो आपको बताते हैं। तो उनको लिखने का तरीका ये है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज रिटन एज, कि दो वेक्टर फर्ज कर लो कोई ए है कोई बी है, तो अगर वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उससे हम किस तरह लिखेंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन को? तो वो ये तरीका है, दोनों वेक्टर साथ में, दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड और फिर क्या आ जाता है? कोस थीटा आ जाता है। ओके, यहाँ पर भी अगर आपको याद हो तो जब हम अपने वर्क के ऊपर काम करते थे या वर्क वाला टॉपिक आप पढ़ते थे, तो इसको हम आगे एक्सपेंड करके लिखते थे इस तरीके से, वर्क बराबर है एफ डी, साथ में लिख देते थे हम कोस थीटा लिख देते थे। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट फॉर्मूला बनता था हमारा वर्क का। तो ये बात याद रखें कि जब भी कोई वेक्टर प्रोडक्ट में आती है, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट में आती है ना, दो वेक्टर्स आते हैं स्केलर प्रोडक्ट में, तो उनको किस तरीके से लिखा जाता है? इस तरीके से लिखा जाता है। अब ये कैसे बना फॉर्मूला, इसके ऊपर भी आते हैं हम। तो उसके लिए हमने यहाँ पे हेडिंग दे दिया जी फिजिकल इंटरप्रिटेशन, मतलब कि फिजिकली इसका मतलब क्या है? दो वेक्टर प्रोडक्ट जो हो रही होती है इसका मतलब क्या बनता है बेसिकली, अब वो समझते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले अपने दो वेक्टर को ड्रा कर लेते हैं। लेट्स सपोज जी एक वेक्टर ये है मेरे पास, इसे हम वेक्टर ए कह देते हैं, और दूसरा वेक्टर ये है हमारे पास, इसे हम वेक्टर बी कह देते हैं। हम कर क्या रहे हैं? हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करवाना है, मतलब ए डॉट बी लेना है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब जब मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ ना, इसका मतलब ये है कि मैंने ये चेक करना है कि बी के ऊपर सॉरी ए के ऊपर मुझे एक्चुअली में चेकआउट ये करना है कि ये जो वेक्टर ए है ना, इस वेक्टर ए के ऊपर बी की कितनी वैल्यू मौजूद है। ठीक है, मतलब जैसे कि ये बी है ना, मैं अगर इसका यहाँ से कंपोनेंट ड्रा करूँ, ये इसका क्या होगा? वाई कंपोनेंट, और ये जो नीचे वाला बनेगा ये इसका क्या हो जाएगा? एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, ये नीचे ये वाला। तो ए के ऊपर जितना जितना बी का कंपोनेंट बना ना ये वाला, उतने कंपोनेंट को, उस कंपोनेंट को मैं इस वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी? ए की बी के साथ मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। फिर से सुने बात को कि ए डॉट बी का मतलब ये होता है कि वेक्टर ए के ऊपर बी की कितनी वैल्यू मौजूद है, जितनी भी वैल्यू मौजूद होगी बी की, उस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करवाना है ए के साथ।
अब बी वेक्टर मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है, मुझे ये देखना है कि इसकी जो वैल्यू है ए के ऊपर कितनी होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। तो मैंने इसके हेड से इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ ड्रा किया और एक ये वाला ड्रा किया। आप देख सकते हैं कि ये कंपोनेंट किसके ऊपर मौजूद है, ए के ऊपर मौजूद है। तो लिहाजा जितनी वैल्यू इस कंपोनेंट की ए के ऊपर होगी ना, उस वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा बी के साथ। अब ये कितनी वैल्यू होगी खुद सोचें जरा, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था कि ये जो कंपोनेंट होता है ना, ये ऊपर वाला ये होता है वाई कंपोनेंट, और वाई कंपोनेंट किसके इक्वल होता है, वो होता है साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, इस तरीके से बी साइन थीटा। और ये जो नीचे वाला कंपोनेंट होता है एक्स कंपोनेंट, इसकी वैल्यू कैसे आती है, ये होती है हमारे पास बी कोस थीटा। तो मुझे अगर ये ए और बी को मल्टीप्लाई करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा इस कंपोनेंट के साथ, क्योंकि ए की डायरेक्शन में सिर्फ यही वाला कंपोनेंट था, तो लिहाजा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं। अब इस चीज को लिखेंगे कैसे, इस तरीके से इसको लिखा जाता है कि ए डॉट बी का मतलब क्या है कि मुझे वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करवाना है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, कि बी का जो साया बन रहा है ए के ऊपर, मतलब बी का वो कंपोनेंट जो ए के ऊपर मौजूद है, इसको प्रोजेक्शन भी कहा जाता है ना, जो बी का नीचे वाला कंपोनेंट बनता है। प्रोजेक्शन बेसिकली साये को ही कहते हैं, अगर आप देखें तो ये ऊपर से इसका ये साया बनता है। तो हम इस तरीके से बात करेंगे कि वेक्टर बी का जो प्रोजेक्शन है ए के ऊपर, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, ए के साथ। वही चीज हमने लिखी है कि ए किससे मल्टीप्लाई होगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अब इसको मजीद देखते हैं, तो इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का यही मतलब है कि बी की जो मैग्नीट्यूड है ए की डायरेक्शन में, ठीक है, बी की मैग्नीट्यूड ए की डायरेक्शन में। तो इस बात को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसका मतलब यह है, ए तो एज इट इज रहेगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का ये भी मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, के इसके बी कंपोनेंट की जो मैग्नीट्यूड है ना ए की डायरेक्शन में, वो एक ही बात है, क्योंकि उसका प्रोजेक्शन यही बनेगा और ये इसका क्या है, ये बी का कंपोनेंट है किस डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो मैंने लिख दिया ए एज इट इज, इसके जो मैग्नीट्यूड थी ए की डायरेक्शन में वो क्या थे, बी कोस थीटा थी, तो लिहाजा मैंने बी कोस थीटा को यहाँ पे लिख लिया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, ए बी कोस थीटा बन जाएगा, इसको भी लिख लेते हैं। तो ए डॉट बी किसके बराबर आ गया, ए बी कोस थीटा के इक्वल आ गया। यहाँ पर ए का मतलब है वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड और बी का मतलब है वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड, और ये जो थीटा है, थीटा का मतलब है ए और बी के बीच में जो एंगल मौजूद है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। तो थीटा का मतलब है ए और बी का एंगल, और ए और बी का मतलब क्या है कि इन दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो जैसा कि ये वेक्टर्स हैं तो इनके ऊपर हमें क्या लगाना चाहिए, एरो लगा देना चाहिए। तो सम टाइम मैं ये भूल जाता हूँ, लेकिन ये बायार रखें, ये दोनों वेक्टर हैं तो इनके ऊपर क्या लगाएंगे हम, एरो लाजमी लगाएंगे। हाँ, इस साइड पे एरो नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे हम उसकी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन नहीं ले रहे। तो मैग्नीट्यूड के ऊपर एरो नहीं आता, सिर्फ वेक्टर्स के ऊपर ही एरो आता है। ले जी, यहाँ तक हमने इसको समझ लिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम ए को बी के साथ करवाते हैं मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर एक बात आप सोचें कि हमने ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाया, अगर समटाइम्स हमें कुछ यूं करना पड़े कि हम बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो क्या फिर भी सेम रिजल्ट आएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सिमिलरली, इसी तरीके से अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो पहले अपने वेक्टर्स को ड्रा कर लेते हैं। मेरे पास ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को ए कहेंगे हम, ये वेक्टर ए है मेरे पास, और ये एक मेरे पास वेक्टर है, इसे हम कहेंगे ये वेक्टर बी है मेरे पास। अब मुझे क्या करना, मुझे बी को ए से मल्टीप्लाई करवाना है। पहले हमने ए को बी से करवाया था, अब हम बी को ए से मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं कि क्या रिजल्ट सेम आते हैं या चेंज हो जाते हैं। तो करते हैं। तो जैसा कि मुझे बी को ए से मल्टीप्लाई करवाना है, तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि बी की डायरेक्शन में ए का कौन सा कंपोनेंट है। ठीक है, तो अब उस काम के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ए वेक्टर ए के कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं इसके हेड से एक परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रा कर लेता हूँ, ये और एक ये दो इसकी क्या बन गए, कंपोनेंट्स बन गए। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, वेक्टर ए के कंपोनेंट है। जैसा कि ये कंपोनेंट मेरा वाई एक्सिस के अलोंग होगा, तो इसलिए मैं कहूँगा ये क्या है मेरे पास, ए साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये मेरा एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, तो इसलिए हम कहेंगे इसे ये क्या है, ए कोस थीटा।
तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं बी डॉट ए फाइंड करना चाह रहा हूँ, बी को ए से मल्टीप्लाई करवाना है, तो बी डॉट ए। तो मुझे क्या करना है, बी को मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, ए के कंपोनेंट के साथ, ठीक है, ए के कंपोनेंट के साथ ये वाली चीज। अब इसको लिख लेते हैं, फिर ए की कंपोनेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो मैंने लिख लिया यहाँ पर बी डॉट ए का मतलब क्या है कि बी को मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, कि वेक्टर ए की जो प्रोजेक्शन बनती है ना बी के ऊपर, ये वाला मतलब वेक्टर ए का वो कंपोनेंट जो बी के ऊपर मौजूद है, या वेक्टर ए का वो साया जो बी के ऊपर मौजूद है उसके साथ, ठीक है। तो जैसा कि कंपोनेंट का भी मतलब यही है कि ए का प्रोजेक्शन, तो इसलिए मैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी की जगह पर ये चीज भी लिख सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी, कि वेक्टर ए की जो मैग्नीट्यूड है बी की डायरेक्शन में, और वो क्या बनती है, कोस थीटा बनती है। तो इसलिए इसकी जगह पे अब मैं क्या लिखूंगा, ए कोस थीटा लिख दूंगा। तो बी मेरे पास एज इट इज, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन में क्या आ गया, ए कोस थीटा आ गया, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी कोस थीटा वापस बन जाएगा। तो आपने देखा कि दोनों केसेस में यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम रिजल्ट आए। एक और चीज जो मैंने ऊपर भी कही थी कि ये दोनों वेक्टर हैं, तो इनके ऊपर आप क्या लगाएंगे, एरो का निशान लगाएंगे। बुक में एरो का निशान नहीं होता, बुक में इनको बोल्ड करके लिखा होता है, मोटा करके, लेकिन आपको पता है कि वेक्टर्स को बोल्ड करके भी लिखा जा सकता है और एरो के साथ भी लिखा जा सकता है। हमारे लिए जो ज़्यादा इजी है, हम क्या करते हैं, हम एरो ही लगाते हैं, और आपने भी एरो ही लगाना है। अब यहाँ पर ए और बी का मतलब तो क्या है, ए की और बी की मैग्नीट्यूड वैल्यू, और थीटा का मतलब क्या है कि जो इन दोनों के बीच में एंगल बना होगा, तो उसे हम कहेंगे थीटा। तो इन दोनों के बीच में अगर एंगल की बात की जाए तो यहाँ पे वो एंगल बनेगा। इसको थोड़ा साइड पे करके एंगल को ड्रा कर लेते हैं। ये वो मेरे पास एंगल होगा थीटा, ए और बी के बीच में एंगल थीटा आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये जो रिजल्ट आया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ए बी मल्टीप्लाई करवाएं तब भी सेम चीज आती है, और बी को ए से मल्टीप्लाई करवाएं तब भी क्या आती है, सेम चीज आती है। तो मतलब मैं इनको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि ए डॉट बी किसके इक्वल है, बी डॉट ए के। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है जिसको हमने आने वाले लेक्चर में स्टडी करना है, तो इसको जहन में रखिएगा, क्योंकि उसमें ये चीज़ भी प्रूव नहीं की जाएगी, बस समझाई जाएगी। अच्छा जी, यहाँ तक हमने सीख लिया कि जब भी दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास अगर स्केलर वैल्यू आती है, कोई स्केलर क्वांटिटी आती है, तो उनको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है। उनको मल्टीप्लाई करने का तरीका यह है कि आप उन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड लिखेंगे। ये दो वेक्टर मल्टीप्लाई हुए थे, तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों की मैग्नीट्यूड को लिख लिया, और साथ में क्या आएगा, कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से उनको मल्टीप्लाई करवाया जाता है। इसकी एग्जांपल मैंने पहले भी डिस्कस की थी, अब दोबारा कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। तो एग्जांपल में सबसे पहली एग्जांपल हम करेंगे वर्क डन की, वर्क डन बाय अ फोर्स की। किसी फोर्स की मदद से अगर वर्क डन हो रहा है तो उसके ऊपर हम कैसे ये वाला सारा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास एक कोई ब्लॉक है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर की डायरेक्शन में, ये फोर्स है मेरी, और ये डिस्टेंस कवर कर रहा है बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में। तो ये उसने कवर कर लिया डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे वर्क फाइंड करना है। तो वर्क फाइंड करने के लिए मुझे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करवा के मेरे पास वर्क आना है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर को मल्टीप्लाई करवाने का तरीका अभी ऊपर हमने सीखा हुआ है, हम उसी मेथड को यूज करेंगे यहाँ पर भी। अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जो कि इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो मैं फोर्स के हेड से यहाँ नीचे एक कंपोनेंट ड्रा करता हूँ, तो ये एक कंपोनेंट बन गया, और दूसरा कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, ये मेरे पास इसका दूसरा कंपोनेंट आ गया, ठीक है। इस कंपोनेंट को हम कहेंगे ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ये क्या है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये मेरे पास होगा एफ कोस थीटा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, और ये क्या होगा, एफ साइन थीटा, और ये क्या है, एंगल है इन दोनों के बीच में, थीटा। तो जैसा कि मुझे वर्क डन फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये देखना है कि जो वेक्टर है फोर्स का, इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में क्या वैल्यू है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में इसकी जो वैल्यू है वो ये है एफ कोस थीटा। तो मैं इस वाली वैल्यू को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो लिहाजा मेरे पास इस तरीके से क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा।
इन्हीं सारी बातों को अब हम लिख रहे हैं कि वर्क डन किसके इक्वल होगा, इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि मोशन की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट, और वो क्या है एफ कोस थीटा, क्योंकि बॉडी स्ट्रेट जा रही है ना इस डायरेक्शन में, और इसका यही वाला कंपोनेंट फिर हम चूज करेंगे जो कि है एफ कोस थीटा। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, हमने डिस्प्लेसमेंट के साथ करवाना है। और ये जो इफेक्टिव कंपोनेंट है हमारे पास वो क्या है एफ कोस थीटा, और जो डिस्टेंस था वो क्या था, वो डी था, तो वहाँ पे डी आ गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ डी कोस थीटा आ जाएगा। लेकिन इसको हम वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से नोटेशन बनेगी, एफ डॉट बी, मतलब मैंने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाया, एक वेक्टर एफ था और दूसरा डिस्प्लेसमेंट का था, तो मेरे पास क्या आ गया, एफ डी कोस थीटा आ गया। और ये सारी वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या देती है, मुझे वर्क बताती है कि मैंने वर्क कितना किया, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, वर्क डन के इक्वल आ जाएगा। तो देखें ये क्या थी, मेरे पास एक डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल थी। इसकी एक और एग्जांपल भी मौजूद है हमारे पास, वो है पावर। ठीक है, पावर P इज इक्वल टू एफ वी। जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करवाते हैं ना, फोर्स भी एक वेक्टर है और ये सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये वेलोसिटी है। जब हम फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो तब भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है जिसका नाम है पावर। तो पावर भी कैसे आती है, डॉट प्रोडक्ट से आती है फोर्स और वेलोसिटी के। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे एग्जांपल्स आपको समझ आई होंगी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें, कोई बात पूछनी हो तो ज़रूर करें। टॉपिक आपके सामने है, इसमें हमने अपने स्केलर प्रोडक्ट को कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह इसके बाद इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे और देन फिर आएंगे वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।